Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, NCERT 11th साइकोलॉजी का आज टेस्ट नंबर 5 है। बहुत ही शानदार और नए प्रश्न आपके लिए 10 लेकर आया हूं। ये जो 10 प्रश्न हैं मित्रों, बिल्कुल आपको कुछ नया यहाँ पर सिखाने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न आता है मित्रों, एनेमिज्म की विशेषता बालक में किस अवधि में होती है? 0 से 18 माह के मध्य, 2 से 5 वर्ष के मध्य, 8 से 12 वर्ष के मध्य और 12 से 16 वर्ष के मध्य। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि एनिमिज्म का मतलब होता क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो एनिमिज्म शब्द है इसका अर्थ होता है जीववाद। क्या होता है? जीववाद। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर बात करें अगर एनिमिज्म की, तो जो आपके 2 से 5 वर्ष का समय है, वैसे तो इसका जो टोटल टाइम आता है वो आता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जिसको आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हो। मित्रों, इसी अवस्था में बालक में एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों, प्रथम प्रश्न में। क्लियर है सभी के? मित्रों, अगर यहाँ पर विकल्प में 2 से 7 भी होता तो फिर वो राइट रहता, लेकिन यहाँ 2 से 7 नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, सहचारी अधिगम का संबंध है प्राचीन अधिगम से, क्रिया प्रसूत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से और 1 व 2 दोनों से। मतलब 1 व 2 मतलब प्राचीन से भी और क्रिया प्रसूत से भी। तो साथियों, सहचारी अधिगम का संबंध किससे है? मित्रों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। साथियों, बिल्कुल सोच समझकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो इसका चौथा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है मित्रों? चौथा। देखिए, जो सहचारी अधिगम होता है वो प्राचीन अधिगम से भी इसका संबंध है और क्रिया प्रसूत अधिगम से भी इसका संबंध है। देखिए मित्रों, प्राचीन अनुबंधन में क्या होता है? उद्दीपक उद्दीपक संबंध, एक साथ 2 क्रियाएं होती है। यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत अधिगम होता है इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया 2 चीज़ें होती है। यहाँ पर अनुक्रिया पहले की जाती है और जो पुनर्बलन है वो बाद में दिया जाता है। तो साथियों, एक साथ 2 चीज़ें जिसमें साथ चलती है वो ही कहलाता है सहचारी अधिगम। मतलब आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा। 1 व 2 दोनों से सहचारी अधिगम का संबंध है। क्लियर है सभी के? अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 3। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 आता है, 2 समान भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आता है, एक बार आप सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फिर उसके बाद में इसके राइट आंसर पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है इसका सेकंड विकल्प, परिहार परिहार द्वंद्व। देखिए, परिहार का मतलब होता है जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो कि भाई हाँ यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, वो आपका परिहार कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर भयोत्पादक लक्ष्य मतलब जिससे आपके अंदर भय उत्पन्न हो। आपके सामने 2 विकल्प है। ठीक है, 2 विकल्प कौन कौन से है कि आपसे कहा जाता है कि या तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर आपको किसी ऊंचे टापू से नीचे गिरा दिया जाएगा। तो बताइए आपको कौन सा विकल्प चुनना है? तो आप चुनना तो दोनों नहीं चाहते, लेकिन एक का चयन आपको करना पड़ेगा जो आपके अंदर डर पैदा करे। तो मित्रों, इसमें व्यक्ति दोनों को चुनना नहीं चाहता है, लेकिन उसे चुनना पड़ता है। तो वो ही कहलाता है परिहार परिहार द्वंद्व, जिससे व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर इस प्रकार सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 4 आएगा, कैनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार विकल्प है शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ होती है,
संवेग की अनुभूति पहले और शारीरिक परिवर्तन बाद में होता है। शारीरिक परिवर्तन पहले और संवेग की अनुभूति बाद में होती है और सभी कथन सत्य है। तो मित्रों, जो कैननबार्ड सिद्धांत है, यह सिद्धांत सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये संवेगों से संबंधित ये सिद्धांत है मित्रों। और इस सिद्धांत में क्या होता है आपको ये बताना है। तो आराम से प्रश्न को देखिएगा। अगर आपको प्रश्न याद है तो आप इसका बड़ी ही आसानी से उत्तर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रश्न याद नहीं है तो आप इसका गलत ही उत्तर दोगे, मतलब ज़्यादा चांस है कि आपका जो आंसर है वो गलत रहेगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है प्रथम विकल्प। कैननबार्ड का जो ये सिद्धांत है मित्रों, इसमें बताया गया है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति दोनों की एक साथ ही अनुभूति होती है, कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को लेकर जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो साथ साथ में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। मतलब यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प ही सही है, आपका दूसरा विकल्प गलत है, तीसरा विकल्प गलत है और चौथा विकल्प भी गलत है साथियों। तो चौथा प्रश्न में प्रथम विकल्प राइट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। 5वां प्रश्न है, परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना कहलाता है। संवरण, भाव प्रबोधन, उद्वेलन और खंडियन। तो साथियों, मेरे ख्याल से अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आपका ये जो प्रश्न है शायद गलत हो सकता है, और अगर आप इसको फिर भी सही कर देते हो तो वो बहुत ही शानदार और लाजवाब बात रहेगी। क्योंकि ऐसे प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये प्रश्न कहाँ से आया था, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो ऐसे प्रश्न ऐसी ही जगहों से आते हैं, बुक से, एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक्स है इनमें से ये प्रश्न ले लिए जाते हैं। तो मित्रों, आपका 5वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रहेगा खंडियन। खंडियन इसको कहा जाता है कि आप जिन उद्दीपकों को पहचानते हो, परिचित मतलब पहचानते हो जिनको, उनके यदि समूह को एक इकाई के रूप में यदि आप संचित कर लेते हो तो वो ही कहलाता है खंडियन। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है मित्रों, प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तार्किक अनुक्रिया तथा मूर्त उदाहरणों में तर्कना कर सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पाते हैं? विकल्प है आपके सामने, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है मित्रों। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आता है संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक, जिसको आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हो। तो देखिए, यहाँ पर तीसरा ही विकल्प राइट रहेगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बालक तार्किक अनुक्रिया चालू कर देता है, लेकिन वो तार्किक अनुक्रिया मूर्त उदाहरणों में ही तर्कना देता है। सिर्फ वो जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं उन पर वो विचार इस अवस्था में नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों, इसका विकल्प नंबर 3 ही राइट रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, ऐसे चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन और काल्पनिक चिंतन। तो साथियों, इसका आपको सोच समझकर राइट आंसर देना है। और मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अभिसारी चिंतन, जिसको आप निगमनात्मक चिंतन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? निगमनात्मक चिंतन भी आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सामने जो समस्या आती है उसका सिर्फ एक सही समाधान की ओर व्यक्ति बढ़ता जाता है, उसके अनेक समाधान व्यक्ति नहीं सोच पाता है। अगर अनेक समाधान सोचता है तो वो अपसारी चिंतन कहलाएगा, और सिर्फ एक सही समाधान की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो उसको आप अभिसारी चिंतन के अंतर्गत रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और पठन वैकल्य। साथियों, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है और फिर आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है मित्रों। इसका जो राइट आंसर आता है साथियों वो रहेगा
डिसलेक्सिया भी और पठन वैकल्य भी। देखो जो डिसलेक्सिया है उसको ही पठन वैकल्य कहा जाता है। मैंने जान करके कि भाई हाँ एक ही प्रश्न में 2 विकल्पों को सही किया है, सही ताकि कि भाई हाँ कन्फ्यूजन पैदा हो। जैसे आपके जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 3 ऑप्शन भी सही मानते हैं साथियों। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आपको लोग कंफ्यूज करवाना चाहते हैं और यहाँ पर वही चीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो यहाँ प्रथम विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, कोशिका के ब्लूप्रिंट का कार्य करता है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन और शुक्राणु। तो साथियों कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य कौन करता है? मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीन। जीन ही कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का कार्य करता है। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। बिल्कुल आप जो प्रश्न आपको नए लगते हैं उनको नोटबुक में ज़रूर लिख ले साथियों। और सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, शिक्षा मंत्री जी हमारे जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि भाई जो साक्षात्कार है उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उससे संबंधित वो वीडियो है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। आज का अंतिम प्रश्न है, संवेग व्यक्त होते हैं वाचिक माध्यम से, अवाचिक माध्यम से, दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों संवेग वाचिक माध्यम से भी व्यक्त होते हैं और अवाचिक माध्यम से भी व्यक्त होते हैं। मतलब आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। तो साथियों टेस्ट पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाए और चैनल पर इसी प्रकार जुड़े रहिए मित्रों। सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें मित्रों यहाँ पर आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो तो, और कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।